Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आप सबसे जुड़ा और मैंने छत्तीसगढ़ करेंट को लेकर आप सबसे चर्चाएं की। आज मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं को लेकर आप सबसे चर्चा का विषय रखूंगा। आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को लेकर क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार मैं इस पर संक्षिप्त आपसे चर्चा करता हूं। हम देखेंगे नियुक्तियां, जिसके अंतर्गत अपॉइंटमेंट में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नियुक्तियों को देखेंगे। इसके बाद हम प्रमुख सम्मेलन और वार्ता देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर के होंगे। फिर प्रमुख रिपोर्ट देखेंगे। इस बार रिपोर्ट को लेकर बहुत चर्चा का विषय रहा, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित और विभिन्न संस्थाओं के रिपोर्ट यहाँ पर आए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इसके बाद हम खेल के अलग अलग पहलुओं को, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, अलग अलग पहलुओं को देखेंगे। फिर अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा महोत्सव, सैन्य अभ्यास, चक्रवात, फिर चर्चित रचनाएं, राज्य स्तरीय मुख्य प्रमुख जो है अभियान, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से संबंधित जो आपका चर्चा का विषय रहा, अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार और खरीफ फसल। ठीक है, ये पूरे के पूरे जो पहलू आप देख रहे हैं, ये जून माह का कंप्लीट एक कवरेज है, जिसमें 1 जून से लेकर जून अंतिम डेट तक का इसमें करंट अफेयर्स रखा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ हम कुछ अन्य चर्चाओं को भी बीच बीच में करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं नियुक्तियां। ठीक है, नियुक्तियों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, नीति आयोग। तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी नियुक्त किए गए हैं श्री परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये नई नियुक्ति है। एग्जाम में सीधे सीधे नियुक्तियों से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में इस पद पर कौन पदस्थ हैं। ठीक है, तो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं श्री परमेश्वरन अय्यर। पहले इस पद पर श्री अमिताभ जैन जी विराजमान थे। इनका कार्यकाल आपका 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, खास बात यह है कि श्री परमेश्वरन अय्यर जी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। ठीक है, तो विशेषता अगर हम देखें तो सीधे एग्जाम में ये बनता है क्वेश्चन आपका कि नीति आयोग के अभी हाल ही में नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो आंसर क्या रहेगा, श्री परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुप्तचर ब्यूरो। गुप्तचर ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो गुप्तचर ब्यूरो के जो निदेशक हैं वो हैं श्री तपन कुमार डेका जी, अभी नियुक्त किए गए हैं श्री तपन कुमार डेका जी। ध्यान रखेंगे कि श्री तपन कुमार डेका जी जो है श्री अरविंद कुमार जी का इन्होंने स्थान लिया है। इनकी भी नियुक्ति जो है परमेश्वरन अय्यर जी के साथ 1 जुलाई से की जा रही है और कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। ठीक है, इससे पहले अगर बात करते हैं तो डेका जी जो हैं वो भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आपके अधिकारी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि गुप्तचर ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो वर्तमान निदेशक नियुक्त किए गए हैं कौन है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, श्री तपन कुमार डेका जी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की अगर हम बात करते हैं तो श्री सामंत गोयल जी का कार्यकाल 1 वर्ष का क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ध्यान रखेंगे ये कोई नई नियुक्ति नहीं है, लेकिन सामंत गोयल जी इससे पहले ही आपके रॉ के निदेशक हुआ करते थे और आज भी इनके कार्यकाल बेसिकली 30 जून 2022 तक था। तो इनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर सामंत गोयल जी भी चर्चा में रहे, जो कि रॉ के आपके निदेशक हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो महानिदेशक हैं श्री दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, श्री दिनकर गुप्ता जी को। विशेष बात यह है कि इनका कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक रहेगा। और अगर हम देखें तो ये पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक पद पर पहले पदस्थ थे, वहाँ से रिटायर्ड हैं ये। तो वहाँ से बेसिकली इनको जो है कहा जाए राष्ट्रीय जांच एजेंसी में बैठाया गया और ये उनके महानिदेशक पद को सुशोभित करेंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी संस्थान के तौर पर विशेषतः विख्यात है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो महानिदेशक हैं वो कौन है, आपके श्री दिनकर गुप्ता जी। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति रंजना देसाई जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति रंजना देसाई। न्यायमूर्ति रंजना देसाई जो हैं वो बेसिकली अगर बात किया जाए तो न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान ली हैं, और ये जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये कौन है? आपके सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष पद पर कौन पदस्थ हैं अथवा अध्यक्ष कौन है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? न्यायमूर्ति रंजना देसाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नियुक्ति के अंतर्गत अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो इनके चेयरमैन जो है श्री नितिन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? श्री नितिन गुप्ता जी को। इससे पहले यहाँ पर श्री जेबी मोहपात्रा जी नियुक्त थे। इन्होंने श्री जेबी मोहपात्रा जी को रिप्लेस करके इनको नियुक्त किया गया कि इनको श्री नितिन गुप्ता जी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इससे पहले ये सीबीडीटी के सदस्य हुआ करते थे, जिनको अब प्रमोशन करके अध्यक्ष पद दिया गया है। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक बहुत उथल पुथल की स्थिति थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, और यहाँ पर मुख्यमंत्री में एक नया बदलाव देखने को मिला, श्री एकनाथ शिंदे। ठीक है, ध्यान रखेंगे श्री एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने बेसिकली बात किया जाए तो 30 जून 2022 को लिया। इनको कुल 170 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ और इन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी को रिप्लेस किया, जो कि शिवसेना के प्रमुख थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि उप मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ली। तो यहाँ पर आपको एक बदलाव देखने के लिए मिल रहा है कि महाराष्ट्र के नवीनतम मुख्यमंत्री आपके कौन है? एकनाथ शिंदे जी। ठीक है, अगला है देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियों को हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बार जून महीने में 2 बड़े बदलाव हमको देखने के लिए मिले। सबसे पहला कोलंबिया राष्ट्रपति का चुनाव। ध्यान रखेंगे कोलंबिया राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस चुनाव में याद रखेंगे गुस्तावो पेट्रो। अधिकतर देखा जाता है आजकल पीएससी में अथवा व्यापम में विश्व स्तर पर राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री के नए चुनाव अथवा नियुक्तियों को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 2 एक बड़े नियुक्तियों का मैंने यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। जैसे नवीनतम नियुक्ति राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो जो है यहाँ पर रोडोल्फो हर्नांडेज को पराजित करके इन्होंने इस कोलंबिया राष्ट्रपति चुनाव को क्या किया है? जीता है। ठीक है, अगला है फिलीपींस राष्ट्रपति। ठीक है, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति इस बार बने हैं, आपके नियुक्त हुए हैं बोंग मार्कोस जूनियर। ठीक है, क्या नाम है इनका? बोंग मार्कोस जूनियर। बोंग मार्कोस जूनियर जो है फिलीपींस के पूर्व तानाशाह शासक थे, जिनका नाम है फर्डिनांड मार्कोस। ठीक है, ये फर्डिनांड मार्कोस के पुत्र हैं, इसलिए इनके नाम की जो पीछे है जूनियर लगाया जा रहा है। ये आपके फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के तौर पर क्या किए हैं? नियुक्ति प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आने वाली शाखा जिसका नाम है एशिया प्रशांत विभाग। तो IMF की एक शाखा जिसका नाम है एशिया प्रशांत विभाग, एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक के तौर पर कृष्णा श्रीनिवासन जी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत के रहने वाले कृष्णा श्रीनिवासन जी को यहाँ पर IMF की शाखा एशिया प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्होंने चोंग योंग री का स्थान लिया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? चोंग योंग री का स्थान लिया है। और याद रखेंगे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अर्थशास्त्र में PG किया हुआ है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है। ये पहले से ही IMF के सदस्य थे और इनको जो है एशिया प्रशांत विभाग IMF के अंतर्गत आने वाले संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो है पूरा का पूरा जून माह के लिए नियुक्तियां हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को कवर किया। इसके बाद हम थोड़ा सा सम्मेलन अथवा वार्ता देखते हैं।
सम्मेलन और वार्ता देखिए कुछ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे रिपोर्ट हो गया, खेल हो गया, सम्मेलन वार्ता हो गया और योजनाएं हो गई। ये बेसिकली ये एक ऐसे फॉर्मेट है जहां से एग्जाम में व्यापम और पीएससी में अधिकतर क्वेश्चन हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। विगत 5 वर्षों का एक एनालिसिस किया जाए तो उसमें देखा जाता है कि खेल को निश्चित तौर पर स्थान दिया जाता है, योजनाओं को दिया जाता है और उसी के अंतर्गत एक प्रमुख तौर पर आता है हमारा क्या, वार्ता। तो वार्ता में ध्यान देंगे कि आपका जून माह में यहाँ पर 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। किसका आयोजन हुआ? आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि 14वां ब्रिक्स, ये कौन से क्रम का ब्रिक्स सम्मेलन है? तो आप क्या बताएंगे? ये 14वें क्रम का ब्रिक्स सम्मेलन है। ठीक है, इसका आयोजन आप ध्यान रखेंगे 14वां ये है, तो इससे पहले याद रखेंगे आप। ठीक है, इसका आयोजन बेसिकली चीन में हुआ है और इसका जो माध्यम था वो माध्यम आपका वर्चुअल माध्यम में, यानी ये वर्चुअल माध्यम में आपका चीन की मेजबानी में आयोजित हुआ है। ठीक है, आयोजन इसका 23 से 24 जून 2022 के बीच में हुआ। और इससे पहले अगर बात करता हूं तो 12वां क्रम जो 2020 में रूस में आयोजित हुआ, 13वां क्रम 2021 में भारत में आयोजित हुआ और उसके बाद 14वां क्रम आपका सीधे सीधे कहाँ आयोजित हो रहा है? आपका जो चीन में आयोजित हो रहा है। ध्यान रखेंगे इसके बाद जो 15वां क्रम का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 को होगा, वो 2023 का दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाता है कि वार्ता को लेकर 2-3 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट ये रहता है कौन से क्रम का हुआ, ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ हुआ, तीसरा पॉइंट आगामी कहाँ होगा। तो ये 3 पॉइंट को विशेषता आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन आपका जून में चीन में हुआ, इसके बाद अगला 15वां साउथ अफ्रीका में होगा और इससे ठीक पहले आपका कहाँ हुआ है, बात करेंगे तो भारत में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक G7 समिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये G7 समिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो ध्यान रखेंगे G7 जो समिट है इसमें इसका कौन से क्रम का शिखर सम्मेलन हुआ? तो आप क्या बताएंगे? 48वां 48 नंबर का शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन 27-28 जून 2022 को याद रखेंगे श्लॉस एल्मो जर्मनी में हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? ये श्लॉस एल्मो जर्मनी में। ठीक है, इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे कि 48वां तो अभी हुआ है, तो 49वां यानी अगले क्रम का शिखर सम्मेलन आपका 2023 में जापान में होगा, यानी ये प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, खास बात इस बार चर्चा का ये रहा कि आपका भारत जो है वो G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर एक अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया और मोदी जी ने यहाँ पर एक इन्होंने बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत अच्छा भाषण यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया। एक बहुत अच्छा स्पीच इन्होंने रखा जिसका टाइटल क्या था? बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य। ठीक है, तो G7 समिट में बेसिकली हमको इतने ही जानने हैं कि आपका कौन से क्रम का हुआ, अगला क्रम कहाँ होगा और विशेष इसमें क्या था। ठीक है, अगला है आपका विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, 12वां मंत्री स्तर सम्मेलन। ठीक है, कौन से स्तर का सम्मेलन है? ये मंत्री स्तर का सम्मेलन। याद रखेंगे इसकी मेजबानी जो है जेनेवा ने किया है और यहाँ पर भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में यहाँ पर एक शिष्टमंडल ने भाग लिया। विश्व व्यापार संगठन 12वें क्रम का मंत्री स्तर का सम्मेलन जेनेवा में आयोजित हुआ आपका 11 से 17 जून के मध्य में, जिसमें पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में यहाँ पर भाग लिया गया। विशेष यह है कि यह जो आपका सम्मेलन है, ठीक है, ये 2 वर्षों के अंतराल में होता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला है, अब थोड़े हम रिपोर्ट के विषय में चर्चा करते हैं। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले नेक्स्ट रिपोर्ट में सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली है क्या? इसके अंतर्गत जो है विश्व के शहरों की सूची बनाई जाती है। ऐसे शहर जो रहने की दृष्टि में ज़्यादा उपयुक्त हों, उसमें अलग अलग पैमानों को उसमें समावेशित किया जाता है। उन पैमानों के आधार पर शहरों की सूची जो है तैयार की जाती है। जैसे देखिए इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में रहने के योग्य अच्छे शहरों की क्या करना है? रैंकिंग करना है। इसको जारी कौन करता है? तो याद रखेंगे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की यूनिट। ठीक है, इसके अंतर्गत अलग शाखाएं हैं। बेसिकली हम इसको क्या बोल रहे हैं?
इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। इस बार 2022 में जो इसका प्रकाशन हुआ, इसमें कुल 173 कंट्रीज को यहाँ पर सम्मिलित किया गया। 173 देश इसके अंतर्गत शामिल थे, जिसमें सबसे पहला स्थान अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें पहला स्थान वियना ने प्राप्त किया, यानी विश्व का सबसे अच्छा रहने की दृष्टि में जो शहर है वो आपका वियना है। ये वियना आपका ऑस्ट्रिया में पड़ता है और इसने 99.1 आपका मार्क्स गेन करके पहला स्थान बनाया है। ठीक है, दूसरा स्थान यहाँ पर कोपेनहेगन का है जो कि डेनमार्क में पड़ता है आपका, इसने 98.0 मार्क्स यहाँ पे गेन किए हैं। ठीक है, सबसे लास्ट स्थान पर ध्यान रखेंगे, यानी लास्ट मतलब जो रहने की दृष्टि में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है इस सूची के आधार पर, यानी 173 देशों की सूची के आधार पर रहने के लिए जो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है वो है आपका दशमिक। ठीक है, दशमिक जो है आपकी सीरिया की राजधानी है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत का इस बार कुल शहरों में से केवल 2 शहर इस 173 की लिस्ट में थे। एक आपका है दिल्ली जिसने 112वां स्थान प्राप्त किया, एक है आपका मुंबई जिसने 117वां स्थान प्राप्त किया। तो इन दोनों बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप कि सबसे पहला लिवेबिलिटी जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 है उसमें भारत के केवल 2 ही शहर शामिल हैं और एक शहर है आपका दिल्ली 112वां, मुंबई 117वां। ठीक है, जिसमें सबसे पहले स्थान पे वियना है और सबसे अंतिम स्थान पर आपका क्या है, दशमिक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब ये विश्व शांति सूचकांक है। ये शांति सूचकांक मतलब जहाँ पर शांति भरा वातावरण हो, इस प्रकार से इसको जारी। देखिए, इसको जो है शांति युक्त देश की इसमें क्या की जाती है, रैंकिंग की जाती है। ठीक है, स्पेशली अगर देखें तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसका मुख्यालय सिडनी में स्थित है। संस्थान का नाम क्या है आपका, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इस संस्थान के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 2022 में जो जारी किया गया इसमें कुल 163 यानी 163 देश शामिल थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला स्थान, ध्यान रखेंगे इसके मार्क्स जितने कम रहेंगे उतना ही ज़्यादा वो अशांति वहाँ पर कम है, यानी वो शांतिपूर्ण है। यानी इसमें 1.10 रखा गया है किसका, आइसलैंड का। तो आइसलैंड विश्व का इस इंडेक्स के आधार पर विश्व का सबसे शांत आपका क्या है, देश है, शांतिपूर्ण देश है। इसके बाद दूसरा स्थान 1.26 के साथ आपका न्यूजीलैंड था। सबसे लास्ट स्थान ध्यान रखेंगे भारत का पड़ोसी जो है जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान इस रैंकिंग में सबसे लास्ट यानी 163वें नंबर पर था। और विशेष भारत का इस रैंकिंग में जो है आपका 135 यानी 135वां आपका क्या है, रैंक है। तो बहुत सिंपल पॉइंट को देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछेगा तो विश्व शांति सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 135। आंसर क्या रहेगा आपका 135। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। ठीक है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट जो आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स है। ठीक है, बेसिकली अगर इसकी बात करते हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत चिंता का विषय है कि इस सूचकांक में भारत ने कुछ खास किया, बिल्कुल भी खास उपलब्धि हासिल नहीं की है। अगर इसके विषय में हम देखें तो सबसे पहला इसका आधार क्या है, इसको अलग अलग पैमानों के बिहाव पर तैयार किया जाता है। जैसे किसी देश में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की स्थिति क्या है, नाइट्रोजन संतुलन की स्थिति क्या है, वृक्षारोपण जो कर रहे हैं वो किस पैमाने पर किया जा रहा है। ठीक है, प्रदूषण का क्या स्थिति है, प्रदूषण को भी अलग अलग पैमाने से पर्यावरण के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो इन सब का एक इंडिविजुअल आपका परसेंटेज के बिहाव पर मार्किंग किया जाता है और फिर उन सब का एग्रीगेट एवरेज बनाकर पूरे देश की इसमें सूची बनाई जाती है जो देश इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस बार कुल 180 देश के लिए इस सूची को तैयार किया गया। कितने देश के लिए किया गया है, 180, जिसमें डेनमार्क आपका पहला स्थान रखता है। डेनमार्क पर्यावरण को लेकर बहुत ही सेंसिटिव कंट्री है, इसका मतलब ये आ रहा है। डेनमार्क ने 77.90 मार्क्स के साथ यहाँ पर क्या है, पहले स्थान पर आया है क्या आपका, डेनमार्क। ठीक है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम ने 77.70 के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय भारत
इस पूरे रिपोर्ट में सबसे लास्ट यानी 18.90 अंक के साथ सबसे अंतिम यानी 180वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और इसको लेकर पॉलिटिकल स्तर पर बहुत विरोध हुआ। आप तो जानते हैं कि किसी जो है हाल ही के बहुत सारे नेताओं ने इसको लेकर टिप्पणी की कि इसमें थोड़ा सा पारदर्शिता का भाव है, वो एक अदर पॉइंट हो जाता है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें इस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 180 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं इसके अंतर्गत खेल। अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे इसके अंतर्गत खेल। ठीक है, तो खेल में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस खेल में हमको देखने के लिए मिलता है इस बार। जैसे सबसे पहला हम बैडमिंटन को ले रहे हैं, एशियाई ओपन प्रतियोगिता बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022। ठीक है, तो आपका जो इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 है वो कहाँ आयोजित हुआ, तो आंसर क्या रहेगा आपका जकार्ता में आयोजित हुआ। यह आपका 14 से लेकर 19 जून 2022 के मध्य हुआ है। कब से कब तक हुआ आपका, 14 से लेकर 19 जून के बीच में हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पुरुष एकल और महिला एकल है। ठीक है, फिर भी सभी का नाम एक प्रकार से आप याद रखेंगे कि इसमें पुरुष एकल के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो डेनमार्क के आपके खिलाड़ी हैं विक्टर एक्सेलसेन। विक्टर एक्सेलसेन ने पुरुष एकल में जीत हासिल की। अगर महिला एकल की बात करेंगे तो आपके जो प्लेयर हैं ताओ त्यूजिंग। ठीक है, ताओ त्यूजिंग जो है आपके चीनी ताइपे हैं, इन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, अगर पुरुष युगल की बात करते हैं तो पुरुष युगल में लियू यूचेन और ओ शुआमी ये दोनों चीन के प्लेयर हैं, पुरुष युगल में इन्होंने जीत हासिल किया। महिला युगल की बात करेंगे तो नामी मत्सुआमा और चिहारू शिदा ये दोनों जापान के प्लेयर हैं, इन्होंने जीत हासिल किया है। मिश्रित युगल की बात करेंगे तो झेंग सेवेई और हुआंग याक्योंग ये दोनों आपके चीन के प्लेयर हैं, इन्होंने क्या है मिश्रित युगल में जीत हासिल की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि कहाँ आयोजित हुआ, पहला पॉइंट जकार्ता। दूसरा इसमें पुरुष एकल और महिला एकल को एटलीस्ट आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट हमारा खेल जो है वो है इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसी ओपन। ये टेनिस से रिलेट करता है, फ्रांसीसी ओपन 2022। तो फ्रांसीसी ओपन की अगर हम बात करेंगे तो फ्रांसीसी ओपन जो है ये आपका पेरिस में आयोजित हुआ। ये आपका 22 मई से लेकर आपका 5 जून के बीच आपका क्या है पूरा खेल खेला गया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका नाम आता है कि पुरुष एकल में राफेल नडाल में इसमें जीत हासिल की। ठीक है, ये इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इनके कंट्री को लेकर भी पूछा जाता है कि राफेल नडाल किस देश से संबंध रखते हैं, तो आंसर क्या रहेगा कि राफेल नडाल जो है किस खेल से संबंध रखते हैं, तो आंसर क्या आएगा टेनिस। और किस देश से संबंध रखते हैं, तो आंसर क्या आएगा स्पेन। ये जो है पुरुष एकल में इन्होंने जीत हासिल किया। और ख़ास बात ये रहा कि ये ग्रैंड स्लैम में इनकी 22वीं जीत है। कौन से क्रम का जीत है इनका, 22वां जीत है। देखिए राफेल नडाल जी आपको दिख भी रहे हैं यहाँ पर मुस्कुराते हुए, तो ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम जीत है और ये पुरुष एकल में इन्होंने क्या किया, जीत हासिल की है। इसके साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो महिला में पोलैंड की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है ईगा सियाटेक, इन्होंने जीत हासिल की। अगर पुरुष युगल की बात करेंगे तो मार्सेलो ओरेवेलो, जूलियन रोजेर, ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं दोनों। इसके अलावा महिला युगल की बात करेंगे तो कैरिलोना गार्सिया और क्रिस्टीना म्लाडोनोविक, ठीक है, ये दोनों फ्रांस के प्लेयर हैं। और अगर मिश्रित युगल की हम बात करते हैं जिसमें पुरुष महिला दोनों मिश्रित हैं तो एना शिबाहारा जापान के प्लेयर हैं, ये वेस्ले कुलहोफ ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने मिश्रित युगल में क्या किया, आपका जीत हासिल किया है। ठीक है, चलिए इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे इस पे। नेक्स्ट खेल में आते हैं क्वींस क्लब चैंपियनशिप टेनिस 2022। ये कौन सा खेल से रिलेट कर रहा है, आपका टेनिस से रिलेट कर रहा है। ध्यान रखेंगे इसका आयोजन लंदन में हुआ। इस क्वींस क्लब चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, लंदन में हुआ है। यह आपका 13 से 19 जून के मध्य जो है खेला गया है। इसे कब खेला गया, 13 से 19 जून के बीच में खेला गया। ध्यान रखेंगे इसमें एकल खिताब में मार्टियो बार्टिनी जो कि इटली की प्लेयर हैं और युगल खिताब में निकोला मैक्टिक व मेट पाविक ने जीता है जो कि क्रोएशिया के प्लेयर हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लोकेशन का हो जाता है
कि क्वींस क्लब चैंपियनशिप कहाँ खेला गया, तो आंसर क्या रहेगा आपका, लंदन में खेला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर जर्मन ओपन। ठीक है, जर्मन ओपन का संबंध भी आपका टेनिस से है। और अगर मैं जर्मन ओपन की बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे कि जर्मन ओपन आपका बेसिकली जो है, जर्मन ओपन को यहाँ पर बर्लिन यानी जर्मनी में खेला गया है। ठीक है, और यह इसका आयोजन तिथि अगर मैं बात करता हूं तो आपका 13 से लेकर 19 जून तक है। यानी इसका कहाँ खेला गया, ये बर्लिन जर्मनी में खेला गया, 13 से लेकर 19 जून के बीच में खेला गया। इसके अंतर्गत जो एकल खिताब है वो ओंस जेब्योर ट्यूनीशिया के प्लेयर, और युगल खिताब जो है राफेल माटोस एवं डेविड बेगा हर्नांडेज इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है उसमें एकल खिताब किसने जीता है, तो याद रखना है आपको, ओंस जेब्योर ने जीता हुआ है। ठीक है, अथवा पूछ सकता है कि ओंस जेब्योर का संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर क्या आएगा, टेनिस आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फीफा विश्व कप 2022। ये खेल होने के बाद तो और ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी खेल हुआ नहीं है। याद रखेंगे इसका आयोजन जो है, ठीक है, आपका कतर में हो रहा है। ठीक है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है, आपका कतर में हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे इसका आयोजन 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक ये खेला जाएगा। कब से कब तक खेला जाएगा, 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक खेला जाएगा। इसमें कुल 32 टीमें आपकी भाग ले रही हैं, कुल 64 खेल खेले जाएंगे, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है, शुभंकर है, वो क्या है, लाइब है। ठीक है, लाइब के लिए ध्यान रखेंगे कि लाइब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष प्रतिभा अथवा गुण से युक्त खिलाड़ी। इसका अर्थ क्या होता है, विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। ठीक, विशेष तौर पर देखिए कई बार क्या होता है, फीफा अभी तो हुआ नहीं, होने के बाद इसके खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हमको देखने के लिए ये मिलता है कि फीफा कौन सा कब कहाँ होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है। तो ध्यान रखेंगे कि इसके बाद, चूंकि ये क्या होता है आपका 4 साल में आयोजित किया जाता है, इसके बाद 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, वो फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों देशों के संयुक्त प्रयास, और ये तीनों देश मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। ठीक है, तो इस बार जो है ये कहाँ हो रहा है, आपका कतर में आयोजित हो रहा है, जिसका शुभंकर क्या है, याद रखेंगे क्या है शुभंकर, इसका लाइब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका विश्व हॉकी टूर्नामेंट। विश्व हॉकी टूर्नामेंट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ इसका आयोजन हुआ है, आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। ये आयोजन आपका जून 2022 को हुआ, जिसमें दक्षिण कोरिया की टीम यहाँ पर जीती है। किसको हराकर जीती है, मलेशिया को हराकर जीती है। मलेशिया यहाँ पर उप विजेता थी, और दक्षिण कोरिया की टीम ने यहाँ पर क्या हासिल किया है, जीत हासिल किया है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें तो भारत का इस खेल में तीसरा स्थान था, और भारत ने इसमें कांस्य पदक प्राप्त किया। ध्यान रखेंगे इसमें स्थान क्या है, भारत का तीसरा, और भारत को क्या प्राप्त हुआ है, कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। और इस पूरे टूर्नामेंट में ध्यान रखेंगे कि देवेंद्र लाकरा जी जो थे वो भारतीय टीम के कप्तान थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए अगला है जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की नई उपलब्धि। ठीक है, नीरज चोपड़ा बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व है भारत के लिए। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बेसिक, अभी जब से इनके गोल्ड मेडल की बात आई तब से बहुत सारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए। तो अगर हम देखेंगे तो बेसिकली नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे आप भाला फेंक, या उसको क्या बोलेंगे, जेवलिन थ्रो बोलेंगे। ठीक है, तो एक टुर्कू फिनलैंड में एक जेवलिन थ्रो का आयोजन किया गया भाला फेंक में। इसमें इन्होंने 89.30 यानी 89.30 मीटर की दूरी तक इन्होंने भाला फेंका। ठीक है, खास बात ये रहा कि इस भाला फेंकने पर इन्होंने इस उपलब्धि के लिए इनको एक रजत पदक प्रदान किया गया। और इसी प्रतियोगिता में ओलिवर हेलेंडर जो कि 89.83 मीटर जो है भाला फेंके, और इन्होंने क्या प्राप्त किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो बेसिकली इससे पहले आपको पता है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, उस टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया होता, और वो वहाँ से ही ये चर्चा के बहुत ही मुख्य बिंदु रहे। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया भारत की गतिविधि के लिए। तो ध्यान रखना है आपको
कि जेवलिन थ्रो में बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो टुर्कू फिनलैंड में प्रतियोगिता हुई उसमें इन्होंने क्या किया है 89.30 मीटर तक भाला फेंका और उसमें रजत पदक ये प्राप्त किए हैं। इसी प्रतियोगिता में ओलिवर हेलेंडर ने 89.83 मीटर का फेंका था और इसमें इन्होंने क्या किया है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 74वें जो आपके ग्रांड मास्टर मिल चुके हैं। ठीक है, 74वें क्रम के जो ग्रांड मास्टर हैं उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि भारत के 74वें क्रम के ग्रांड मास्टर कौन है, तो आंसर क्या रहेगा राहुल श्रीवास्तव। ध्यान रखेंगे राहुल श्रीवास्तव बेसिकली 19 वर्ष के हैं और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? राहुल श्रीवास्तव का संबंध किससे है? तो ध्यान रखेंगे क्या क्या बेसिक क्वेश्चन, जैसे राहुल श्रीवास्तव का संबंध किससे है, तो चेस यानी शतरंज से है। ये बेसिकली क्यों चर्चा में है? क्योंकि 74वें क्रम के ग्रैंड मास्टर हैं। इनकी आयु याद रखेंगे आप 19 वर्ष की है और ये तेलंगाना से बेसिकली बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका रणजी ट्रॉफी। ठीक है, खेल के अंतर्गत हम नेक्स्ट क्रिकेट में आ गए हैं। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी की अगर बात करेंगे तो इस बार रणजी ट्रॉफी जो है 87वां यानी 87 नंबर का खेला गया। ये इसका आयोजन ध्यान रखेंगे 17 फरवरी से लेकर 26 जून 2022 तक किया गया। ये 2021-22 सेशन का आपका खेल था जिसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 17 फरवरी से 26 जून के मध्य किया गया। इसमें कुल 38 टीमें थी और इसमें कुल आपका 65 यानी 65 आपके कुल मैच हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि सर्वाधिक बार विजयी रहे यानी 41 टाइम्स जो विनर रहा है मुंबई। ठीक है, उस मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने पहली बार जीत हासिल की। इसमें मध्य प्रदेश क्या कर रहा है आपका? पहली बार जीत हासिल कर रहा है, वो भी किसको हराकर? जो सबसे ज्यादा 41 टाइम्स जो है क्या किया है? जीत हासिल किया है। इसमें ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश टीम के जो कप्तान रहे वो आदित्य श्रीवास्तव थे और मुंबई टीम की तरफ से जो कप्तानी किए हैं वो कौन किए? आपके पृथ्वी शॉ किए हैं। पृथ्वी शॉ से आप परिचित होंगे, ये आईपीएल में काफ़ी चर्चित चेहरे हैं ये। तो बेसिकली क्वेश्चन जो बनते हैं देखने के लिए कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन कौन से क्रम का हुआ, तो याद रखना है आपको 87वां क्रम का हुआ। ठीक है, कुल टीमें और कुल मैच तो उतने महत्व नहीं है, कौन जीता है तो याद रखना है मध्य प्रदेश, किसको हराकर? आपका मुंबई को। और सर्वाधिक बार विजेता भी कौन है? आपका मुंबई है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह की नई उपलब्धि। जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, ये रिकॉर्ड क्या है इसको समझते हैं। बेसिकली जब भी नाम आता है बुमराह का तो आपके मन में गेंदबाजी को लेकर विचार आती है कि निश्चित तौर पर इन्होंने शायद 2 जो स्टंप होगा उसको उखाड़ दिए होंगे, इसी प्रकार से मन में विचार आ रहा होगा। लेकिन इस बार जसप्रीत बुमराह जो चर्चा का विषय में रहे वो अपनी गेंदबाजी के लिए न होकर बल्लेबाजी के रहे। इन्होंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए इन्होंने खास क्या किया है, तो भारत और इंग्लैंड के मध्य 1 से लेकर 5 जुलाई के बीच में एक टेस्ट मैच खेला गया और उस टेस्ट मैच में 35 रन एक ओवर में आए हैं। ध्यान रखेंगे एक ओवर में कितने रन आए हैं? 35 रन आए हैं, जिसमें इन्होंने अपने बल्ले से, खास बात ये रहा, इन्होंने अपने बल्ले से कुल यहाँ पर 29 रन बनाए और 6 रन अतिरिक्त तौर पर आया है। यानी गेंदबाज यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन थे आपके गेंदबाज, बात करेंगे तो स्टुअर्ट ब्रॉड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। किस गेंदबाज को लेकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया? किसके गेंदबाजी में? तो स्टुअर्ट ब्रॉड और टीम कौन सी है? आपका इंग्लैंड। टेस्ट मैच में 1 ओवर में 29 रन बल्ले से बनाए और अतिरिक्त के तौर पर 6 रन आए, यानी कुल मिलाकर 35 रन आए। इससे पहले अगर देखा जाए तो 2003-04 को ब्रायन लारा ने टेस्ट मैच में एक ही ओवर में, ध्यान रखेंगे, 28 रन बनाया था। ठीक है, तो ये ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। टेस्ट मैच में एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पे दर्ज है? तो याद रखेंगे एक बॉलर यानी जसप्रीत बुमराह के नाम पर दर्ज है। ठीक है, अगला है, काफी चर्चा का विषय रहा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए भी ये बहुत गौरवान्वित पल रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने, खास तौर पे ज्ञानेश्वरी यादव। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, इससे पहले जो छत्तीसगढ़ करंट आया हुआ है वीडियो, उस वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित चर्चाएं की हैं। इसमें हम थोड़ा राष्ट्रीय स्तर को देखते हैं। देखिए
खेलो इंडिया युद्ध गेम कौन से क्रम का खेला गया? तो याद रखेंगे जो 2022 में आपका खेल का आयोजित हुआ है वो चौथे क्रम का था। ये 4 से 13 जून 2022 को खेला गया। और खास बात ये कहाँ खेला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये पंचकुला हरियाणा में खेला गया है। खेलो इंडिया युद्ध गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका? पंचकुला हरियाणा। ठीक, इसके उद्घाटनकर्ता जो थे वो अमित शाह जी थे, मतलब अमित शाह जी रहे, और ये गृह मंत्री पद पर अभी पदस्थ भी है। इसमें खास ये रहा कि 8500 से अधिक आपके खिलाड़ियों ने भाग लिया। पहला स्थान इसमें हरियाणा का था, जिन्होंने कुल 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 46 कांस्य पदक को प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ के स्थान की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का स्थान इस पूरे उपलब्धि तालिका में 22वें क्रम का था, यानी छत्तीसगढ़ 22वें क्रम पर यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ ने कुल यहाँ पर 11 मेडल प्राप्त किया है। कितना मेडल प्राप्त किया है? 11 मेडल, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, ठीक है, 3 रजत पदक और 6 यहाँ पर कांस्य पदक प्राप्त किए गए हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि रही, जो कि राजनांदगांव से बिलोंग करती हैं। ज्ञानेश्वरी यादव जो है यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ के लिए अपनी आयु में अपने राज्य के लिए पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त करता महिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखिए, कुछ महोत्सव के विषय में खेल हमारा समाप्त हुआ। अब कुछ महोत्सव को हम देखेंगे। तो महोत्सव में इस बार चर्चा का विषय बेसिकली देखा जाए तो एक महोत्सव हम देख रहे हैं जिसको बोल रहे हैं ड्रोन महोत्सव। ठीक है, नाम से तो बड़ा सिंपल लग रहा है, असल सुनकर लगता है कि एग्जाम में आने की संभावनाएं लगभग न के बराबर है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बाद 100 किसान ड्रोन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये ड्रोन महोत्सव याद रखेंगे 27 से 28 मई 2022 को आपका प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। इस ड्रोन स्टार्टअप सहित याद रखेंगे 1600 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। और इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 राज्यों के 100 गांवों के लिए इन्होंने 100 किसान ड्रोन को स्थापित किया है। क्या किया इन्होंने? 16 राज्यों के 100 गांवों के लिए 100 किसान ड्रोन का जो है लॉन्च किया है इन्होंने, जो कि बेसिकली एक लिमिट तक 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या संभवतः 15 किलोग्राम के आसपास, अलग अलग क्राइटेरिया है कि ये कीटनाशक दवाइयों को भरकर ऊपर वायु में स्थित होकर संचालन के द्वारा खेतों में छिड़काव करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 100 किसान ड्रोन जो है किससे संबंध रखता है? ड्रोन महोत्सव से संबंध रखता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। इसे उन्मेष नाम से जाना गया। इसका नाम क्या है? उन्मेष। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा उन्मेष क्या है, तो आपका आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है। इसका आयोजन जो है शिमला में किया गया। कहाँ आयोजन किया गया इसका? शिमला में किया गया। ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है शिमला। और याद रखेंगे कि ये बेसिकली संस्कृति मंत्रालय सहित साहित्य अकादमी तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त प्रयास के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसका आयोजन 16 से 18 जून के बीच किया गया। 400 से अधिक साहित्यकार, पत्रकार, अनुवादक, फिल्मकार लोगों ने भाग लिया। और ये याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, यानी इस पे देश विदेश के बहुत से देश के यहाँ पर साहित्यकार जो हैं क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन कहाँ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्मेष का आयोजन कहाँ हुआ, तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका? शिमला रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, इसके बाद हम थोड़ा सा युद्ध अभ्यास को देखते हैं, यानी अलग अलग देशों के बीच में सेनाओं का जो युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आ रहा है संप्रति एक्स। याद रखेंगे संप्रति एक्स जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया युद्ध अभ्यास है। ये 5 से लेकर 16 जून, यानी कब से कब तक हुआ आपका? 5 से 16 जून के मध्य हुआ। और ये आपका जेशोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में किया गया। तो बेसिकली एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने के लिए हमको मिलते हैं कि संप्रति एक्स का संबंध है, फिर बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश भूटान, बांग्लादेश नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, भारत, इस टाइप से आपका मैचिंग का मिलेगा। तो वहां से आप ध्यान रखेंगे संप्रति एक्स का संबंध किससे है? भारत और बांग्लादेश। और ये है क्या? बेसिकली ये आपका एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्स खान क्वेस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम दृष्टि से, एक्स खान क्वेस्ट। ठीक है, एक्स खान क्वेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि साधारणतः देखा जाता है कि 2 देशों, 3 देशों या 5 देशों के बीच ही सैन्य अभ्यास देखने के लिए हमको मिलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये एक ऐसा सैन्य अभ्यास था जिसमें 16 देशों के सैनिकों ने भाग लिया है। ध्यान रखेंगे, कितने देशों के सैनिकों ने भाग लिया है? 16 देशों के सैनिकों ने भाग लिया है। ये 14 दिवसीय आपका एक अभ्यास था जो कि 6 जून से प्रारंभ हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका एक्स खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे कहाँ हुआ है? ये मंगोलिया में हुआ है। कहाँ हुआ इसका आयोजन? मंगोलिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट है आपका बोंगो सागर सैन्य अभ्यास। बोंगो सागर का संबंध जो है आपका बांग्लादेश से है, यानी ये किसके बीच में किया गया सैन्य अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश के बीच किया हुआ सैन्य अभ्यास है, जो कि 26 और 27 मई 2 दिवसीय आपका ये सैन्य अभ्यास रहा। पोर्ट मोंगला, ये बांग्लादेश में पड़ता है पोर्ट मोंगला, और इस पोर्ट मोंगला में आपका बोंगो सागर जो है सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है चक्रवात। ठीक है, आपको भी अपने पढ़ाई में चक्रवात जैसा भूचाल ला देना है। ऐसा चक्रवात लाना है अपनी पढ़ाई में कि वो जितने भी कंपटीशन के पैमाने हो और जितने भी आपकी आवश्यकताएं हैं सब धराशायी हो जाए, यानी कितना भी टफ क्वेश्चन हो आपकी तैयारी उस चक्रवात स्तर की रहे कि आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल जाए। देखिए अभी हम बात करेंगे चक्रवात यास की। ठीक है, इस बार यास जो है काफ़ी चर्चा का एक विषय रहा। ठीक, बेसिकली अगर हम देखें तो ये उड़ीसा के बालासोर के दक्षिण जो भाग है वहाँ पर यास ने दस्तक दी। और यास जो है बेसिकली आपका एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जैस्मीन या बेला। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है आपका? जैस्मीन या बेला। तो यास एग्जाम में पूछेगा यास चक्रवात का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ पड़ता है भारत के? अगर आप इमेजिन करेंगे मैप में तो उड़ीसा जो है भारत के पूर्वी भाग में है। तो उड़ीसा के भी अगर पूछता है कहाँ पर, तो याद रखेंगे उड़ीसा के पूर्वी तट पर इसने दस्तक दी। इससे पहले बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा आपका चक्रवात, जिनका नाम क्या था? ताउते। ठीक है, इससे पहले ताउते ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। और ताउते जो था आपका 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दमन अवधी और लक्षद्वीप की बात करेंगे, इसके अलावा आपका केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, इन सब पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाया था किसने? ताहुते ने। तो याद रखेंगे अभी जो चक्रवात आया है यास, वो कहाँ से संबंध रख रहा है हमारा? उड़ीसा के बालासोर से संबंध रख रहा है। ठीक है, कुछ हम चर्चित रचनाओं के विषय में हम देखते हैं। चर्चित रचनाएं, ठीक है, पुस्तकें। ठीक, जैसे पहला है अष्टांग योग। अष्टांग योग की रचना जो है डॉक्टर सोनू फोगाट ने की है। किसने की है इसकी रचना? डॉक्टर सोनू फोगाट ने। अगला है भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो भारतीय संविधान अनकही कहानी जो है राम बहादुर राय ने इसकी रचना की है। ठीक है, भारतीय संविधान अनकही कहानी की रचना किसकी है? राम बहादुर राय की। अगला है गवर्नेंस का राइट एंगल। गवर्नेंस का राइट एंगल आपका लोकेश चंद्र की रचना है। किसकी रचना है? लोकेश चंद्र। और जो इस पे सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है आपका लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड की रचना है। किसकी रचना है ये? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने अपने 88वें जन्म तिथि पर इस बुक को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ठीक है, इन चारों को एक बार आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ राज्य स्तर पर हम योजनाओं के विषय पर विचार करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है मातृशक्ति योजना। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ के योजनाओं को मैंने समाहित नहीं किया है क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर हम एक अलग से करंट अफेयर्स पर चर्चा कर ही रहे हैं मंथली वाइज। तो इसमें केवल मैंने छत्तीसगढ़ राज्य को स्किप करके अन्य राज्यों में जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा अथवा महत्व के बिंदु की योजना रही, उन योजनाओं को ही मैंने यहाँ पे स्थान दिया। जैसे मातृशक्ति योजना। मातृशक्ति योजना किसके माध्यम से लाया गया? तो याद रखेंगे ये किसकी पहल है? गुजरात राज्य की पहल है। गुजरात राज्य में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने मातृशक्ति योजना को लॉन्च किया। इस योजना का मुख्य मकसद ये है कि शिशु और मातृ यानी जो माताएं हैं, जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, और गर्भस्थ महिलाओं के साथ साथ गर्भस्थ महिला का जो शिशु है अथवा जन्म के पश्चात, इन दोनों को स्वास्थ्य को बेसिकली कैसा किया जाए? बेहतर बनाया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए मातृशक्ति योजना को लॉन्च किया गया है। अगला है बालिका पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी किसी न किसी एग्जाम में इसे
बहुत जल्द पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, बालिका पंचायत। बालिका पंचायत यानी याद रखेंगे गुजरात। ठीक है, गुजरात भारत का पहला एक ऐसा राज्य बना है जहां पर पहली बार बालिका पंचायत को लाया गया है। ठीक है, वहां पर पंचायत की समस्त गतिविधियां बालिकाओं के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। तो भारत में पहली बार बालिका पंचायत का गठन किस राज्य ने किया? तो आंसर क्या रहेगा आपका? गुजरात रहेगा। अगला है सुरक्षा मित्र परियोजना। सुरक्षा मित्र परियोजना को केरल ने लाया है। ये एक ऐसा परियोजना है जो कि वहाँ के परिवहन विभाग के द्वारा लाया गया। इसमें एक विशेष प्रकार का उपकरण व्हीकल में यानी गाड़ियों में लगाए जाते हैं और वो आपका मोबाइल से एक इंटरकनेक्ट टेक्निकली रहता है, जिससे आप अगर हाई स्पीड में चलते हैं या हमको दूरस्थ में कोई ऐसी घटना का कुछ संभावना रहता है तो आपके मोबाइल में मैसेज या इस प्रकार से कुछ सूचनाएं दे दी जाती हैं कि आप पहले से सतर्क हो सके। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर कोई स्पीड में जा रहा है तो मैसेज को पढ़ना उतना तुरंत तत्काल आवश्यक नहीं है। मतलब लोग सुरक्षा के दृष्टि से मतलब अगर ध्यान दे रहे हैं तो उसको रीड करेंगे, बट ये नो डाउट ये योजना बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अगला है आंचल अभियान। ठीक है, आंचल अभियान जो है राजस्थान के द्वारा लाया गया गर्भस्थ महिलाओं के शिशुओं की देखरेख के लिए, यानी जितनी भी गर्भस्थ महिलाएं हैं बेसिकली उनके शिशु और गर्भस्थ महिला दोनों की देखरेख के लिए आंचल अभियान को यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कुछ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से संबंधित हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इस बार टेक्नोलॉजी को लेकर कंप्यूटर को लेकर दो विशेष चर्चा का पहलू रहा जून माह में। एक है आपका फ्रंटियर और दूसरा है परम पोरूल। ठीक है, याद रखेंगे पहला तो हम थोड़ा सा परम पोरूल के बारे में चर्चा करते हैं। तो परम पोरूल का उद्घाटन किया गया, ये राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसे NIT तिरुचिरापल्ली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और आपको पता होगा फ्रंटियर जो है अमेरिका के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, और फ्रंटियर आपका विश्व का वर्तमान में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर यानी सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर क्या है आपका भी फ्रंटियर है। ठीक है, इससे पहले जो आपका जापान के द्वारा बनाया गया फुगाकू, ठीक है, फुगाकू 2 वर्षों तक फास्टेस्ट कंप्यूटर का खिताब अपने पास रखा, लेकिन फुगाकू से भी ज़्यादा स्पीड की एक सुपर कंप्यूटर आ गई है जिसका नाम क्या है आपका फ्रंटियर। फ्रंटियर बेसिकली बनाया किसके द्वारा गया है? तो ध्यान रखना है इसका निर्माण जो है आपका अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा अंतरिक्ष से संबंधित उपलब्धियां देखते हैं। तो सबसे पहला है GSAT 24। ठीक है, GSAT 24 का एक सफल परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण याद रखेंगे फ्रेंच गुयाना यानी दक्षिण अमेरिका से किया गया है। किसके माध्यम से किया गया है? इसका फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से किया गया। इसे इसरो द्वारा निर्मित और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित और संचालित माना जा रहा है। ये पूरा का पूरा DTS सेवा डायरेक्ट टू होम, जो कि पूरा का पूरा आप कहेंगे इसकी क्षमता के उपयोग की स्वीकृति जो है टाटा प्ले ने पूरा रिजर्व करके रखा हुआ है। यानी टाटा प्ले जो है बेसिकली इसकी क्षमता का 100% यूज करेगा। इसे 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर KU बैंड में प्रस्तावित किया गया है इसे स्थापित करने के लिए। इसको किसके माध्यम से भेजा गया याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? फ्रेंच गुयाना। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है अग्नि 4 मध्यम रेंज मिसाइल। ठीक है, अग्नि 4 मध्यम रेंज मिसाइल के बारे में हमको क्या जानना है? सबसे पहला ये किसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो आप क्या बताएंगे? DRDO के माध्यम से। ठीक है, इसका जो है परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप चांदीपुर जिला उड़ीसा से किया गया है। याद रखेंगे इस प्रकार क्या है? तो ये सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये 4000 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखता है। इसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी है? 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर की रेंज तक ये मारक क्षमता रखता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी 2 मिसाइल की अगर हम जब बात करेंगे तो याद रखेंगे कि इस मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया। ये आपका DRDO से संबंध रखता है। इसका भी परीक्षण जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप चांदीपुर जिला उड़ीसा से किया गया। ये सतह से सतह रखता है और याद रखेंगे ये 350 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखता है। 350 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह किसी भी अवरोध को ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा विविध। ठीक है, विविध में थोड़ा 2 पॉइंट है जो कि ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। सबसे पहला, देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला। याद रखेंगे देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना जो है केरल में किया गया। ठीक है, और दूसरा चीज़ देश का पहला
लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है आपका देव स्थल वेधशाला परिसर उत्तराखंड में स्थापित किया गया। ये देश के पहले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि देश की पहली आपका ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ है, तो आंसर क्या रहेगा आपका केरल। और दूसरा, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है कहाँ स्थापित हुआ है, तो आंसर क्या रहेगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला है पुरस्कार। पुरस्कार में हम इस बार जून माह में विशेषता अगर देखें तो 2 ही पुरस्कार ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चित रहे, जिसको दोनों को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। पहला है महिला फिक्शन पुरस्कार 2022। महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जो है रुथ ओजेकी को मिला है। किसको मिला है ये पुरस्कार? रुथ ओजोकी को मिला हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे इनकी एक रचना है जिसका नाम है द बुक ऑफ फार्म एंड एम्प्टीनेस। बुक की रचना का नाम क्या है इनका? द बुक ऑफ फार्म एंड एम्प्टीनेस। तो इस रचना को लेकर जो है रुथ ओजोकी, ठीक है, जो कि अमेरिकी कनाडाई जो है लेखिका है, इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम क्या है? द बुक ऑफ फार्म एंड एम्प्टीनेस। इसको लेकर जो है इनको विश्व महिला फिक्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला है आईफा अवार्ड 2022। आईफा अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर विकी कौशल को पुरस्कृत किया गया है। ये सरदार उधम सिंह में रोल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में मिमी में काम की हैं ये एक्ट्रेस जिनका नाम है कृति सेनन। मिमी आप जानेंगे कि आपका मिमी जो है सरोगेसी से मतलब रिलेटेड एक मूवी रहा, उस मूवी में बेहतर आपके प्रदर्शन के लिए जो है कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक रहे हैं वो हैं विष्णु वर्धन को पुरस्कृत किया गया। इनकी मूवी थी शेरशाह, और शेरशाह मूवी को ही सबसे बेस्ट मूवी के तौर पर आईफा में पुरस्कृत किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इन तीनों पुरस्कार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो रखता है आपका जून माह के लिए वो है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? गीतांजलि श्री। ध्यान रखिएगा, ये भारत के लिए बहुत उपलब्धि की बात है कि गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदान किया गया। ठीक है, इनकी एक रचना है, रचना का नाम है रेत समाधि। ठीक है, इनकी रचना कौन सी है? रेत समाधि। इस रेत समाधि के लिए इन्होंने डेजी रॉकवेल ने इस रेत समाधि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसका नाम क्या है एक्चुअल में? टॉम्ब ऑफ सैंड। इमेज आप देख पा रहे होंगे, इस उपन्यास पुस्तक का आपका इमेज भी लगा हुआ है। तो ये गीतांजलि श्री की रचना है जिसका नाम क्या है? रेत समाधि, जिसको एग्जाम में पूछता है कि रचना का नाम क्या है तो रहेगा क्या? रेत समाधि, या उसको हम क्या बोलेंगे? टॉम्ब ऑफ सैंड। कई बार पीएससी में अनुवादक को भी पूछ देता है, तो अनुवादक में आपको ध्यान रखना है नाम क्या रहेगा? डेजी रॉकवेल। ठीक है, तो ये उपन्यास के कारण कौन सा पुरस्कार दिया गया इन्हें? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका खरीफ फसल हेतु समर्थन मूल्य। इस बार इकोनॉमी में काफ़ी कुछ चर्चित पहलू रहे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चित पहलू और आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है वो रहा आपका खरीफ फसल के लिए समर्थन मूल्य। ठीक है, इस पे खास तौर पर जो ज़्यादा प्राथमिकता की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनको हमने रखा हुआ है। बेसिकली ये तैयार किया जाता है आपका CACP के माध्यम से और भारत सरकार के द्वारा ये आपका जारी किया जाता है। तो इस बार जो मूल्य जारी किया गया है, धान सामान्य ए पिछली बार देखेंगे तो 1940 रुपये प्रति कुंटल हुआ करता था, जिसमें 100 रुपये बढ़ाकर आपका कितना कर दिया गया है? 2040 रुपये। धान ग्रेड ए की बात करेंगे तो ये 1960 था पिछले वर्ष, जिसमें 100 रुपये बढ़ाकर आपका 2060 रुपये कर दिया गया है। बाजरा आपका 2250 हुआ करता था 2021-22 के लिए, इस बार के लिए बढ़ाकर इसे 2350 कर दिया गया है। मक्का आपका 1870 था, जिसमें 92 रुपये की बढ़ोतरी करके इसे जो है 1962 रुपये का कर दिया गया है। मूंग आपका 7275 रुपये था, जिसमें 480 रुपये का इंक्रीमेंट करके 7755 रुपये कर दिया गया है। उड़द 6300 था, जिसमें आपका 300 बढ़ाकर इसे 6600 किया गया है। मूंगफली आपका 5550 था, जिसको बढ़ाकर यहाँ पर बेसिकली 300 रुपये बढ़ाकर 5850 कर दिया गया है।
विशेषता देखेंगे तो व्यापम और जो एग्ज़ाम हैं, आप मान लीजिए विभागीय कोई परीक्षाएं रहते हैं तो उसमें आपका मक्का, मूंगफली, धान ग्रेड ए और सामान्य धान को ही अधिक प्राथमिकता दिया जाता है। पीएससी के एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो आपका प्रयास होना चाहिए कि कम से कम जो आपको सामने चार्ट दिख रहा है वो सभी को आप 2 स्तर में केवल 2 ही कॉलम को याद करें। पिछला और बढ़ोतरी याद करेंगे तो आपको ये तीसरा कॉलम अपने आप याद हो जाएगा, या इन दोनों को याद कर लें तो इस कॉलम की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। ये तो थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बिहाफ पर हम कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो नेशनल इंटरनेशनल करेंट को लेकर ये जून माह का कुछ कंटेंट था जिसको लेकर मैं आपसे जुड़ा और चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले जो करेंट आपका छत्तीसगढ़ को लेकर आया उसमें आप सभी ने बहुत ही साथ सहयोग और काफ़ी अच्छे कमेंट भी मैंने देखे उसमें आया। एक पॉइंट उसमें मुझे देखने को मिला कि ऑपरेशन राहुल हम होंगे कामयाब, जिसे अभी पीएससी के एग्ज़ाम में भी अभी हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो, क्योंकि इस घटना से संबंध रखते हैं तो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है और बेसिक काफ़ी चर्चा का विषय रहा कि बोरवेल में गिरने के बाद काफ़ी संघर्ष 105 घंटे व्यतीत करने के बाद वो भी एक मेढक और सांप के समीपस्थ समय बिताने के बाद उनको बाहर निकाला गया। तो बेसिकली वो जो है पिहरीत ग्राम से संबंध रखते हैं। उनका जो ग्राम है वो क्या है, आपका पिहरीत ग्राम है। वहाँ पर पिहरी मैंने प्रोनाउंस किया हुआ है तो उसको थोड़ा सा आप बस करेक्शन कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद किसी अन्य टॉपिक अथवा करंट के पहलू के साथ मैं आप सबसे जुड़ूंगा। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।